वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अड्डा दोस्तों। आज मैं अपना डीवी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा डीवी जो है वो दिल्ली में सर्वोदय विद्यालय में हुआ था, जो कि तिमारपुर में पड़ता है। और यह डीवी जो है वो मेरे टीजीटी पोस्ट नेचुरल साइंस पोस्ट कोड 35/21 के लिए हुआ था। तो इसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या डेफिशिएंसी देखने को मुझे मिली, और किस तरह के एग्जाम्शंस या फिर अंडरटेकिंग मुझे देने पड़े, उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, डीवी होने से पहले आपको डीवी का इंटीमेशन दिया जाएगा कि आपका डीवी किस डेट को किस जगह पे कितने बजे होना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा जो मेल आया था उसमें ये डीवी का जो वेन्यू है वो दिया है गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय, लेंसर रोड, बिहाइंड विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, तिमारपुर। और जो डेट है वो 16/12 की है और 10:30 बजे तक पहुंचना है। हालांकि आप लेट भी हो जाते हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डीवी शाम तक चलती है। तो आप लेट से भी जाते हैं तो आपका डीवी हो जाएगा। तो पैनिक मत होइए, आराम से आप जा करके डीवी दे सकते हैं, कोई इसमें घबराने की कोई बात नहीं रहती है। डीवी देने से पहले आपके पास ऑफर ऑफ अपार्टमेंट लेटर भी आएगा, जो कि स्पीड पोस्ट के द्वारा आएगा। हालांकि स्पीड पोस्ट के द्वारा बहुत सारे लोगों को नहीं पहुंच पाता, मुझे भी नहीं पहुंच पाया था, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उनके पास जब वो आपके डीवी लेंगे तो उनके पास ऑलरेडी आपका एक बड़ा सा फाइल रहेगा, जिसमें आपकी सारी जो भी आप फॉर्म भरने से लेकर के जितने रिजल्ट्स आप दिए हैं, ई डोजियर भरे हैं और क्या क्या ई डोजियर में कमी रही है, वो उनके पास सारा लिस्ट रहता है, सारा फॉर्म रहता है। और साथ ही साथ उनका ऑफर ऑफ अपार्टमेंट लेटर भी वो आपका अपने उस फाइल में रखते हैं ऑलरेडी, जो उनके पास एक फाइल होती है। तो कोई इशू नहीं है, अगर आप स्पीड पोस्ट के द्वारा नहीं आया है आपका ऑफर ऑफ अपार्टमेंट लेटर तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। नहीं तो आप जो उनके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जा करके आप अपना जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है उसे प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसको ले जा सकते हैं। मैंने यही किया था कि मैंने अपना 2 पेज प्रिंट आउट निकाल लिया, अपना जो भी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर था उससे निकाल करके मैंने ले गया, लेकिन हालांकि वहाँ जरूरत नहीं पड़ी, उनके पास ऑलरेडी था। इतना होने के बाद दोस्तों, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर किस तरह से दिखता है उस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिखेगा, जो कि आपको डाक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पहुंचेगा। हालांकि नहीं पहुंचा हो तो आप इसको अपने वेबसाइट, जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली की वेबसाइट है, उससे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसको ले जा सकते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी उनके पास रहता है और इसकी वो डिमांड भी नहीं करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान देनी दोस्तों। इसमें आपका एक ऑफिस मेमोरेंडम लिखा रहता है, जिसको आपको अटेस्टेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और किस डेट को यह ऑफिस मेमोरेंडम इशू है उसका भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसमें आपका नाम, एड्रेस और किस पोस्ट कोड के लिए आपका चयन हुआ है, क्या ग्रेड पे है, क्या पे स्केल है, वो सारा चीज़ मेंशन रहेगा। टर्म्स और कंडीशन सारे मेंशन रहेंगे। आपको सारे सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करने हैं। इसमें सारे केसेस लिखे हैं जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी फॉल्स अगर पाया गया है इन्फॉर्मेशन या फिर डेफिशिएंट रहा है किसी सर्टिफिकेट में, तो आपकी जो ये ऑफर ऑफ एडमेंट है वो रद्द कर दी जाएगी। आगे आगे वाले पेज में दोस्तों इसी तरह के यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। हालांकि इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें जरूरत पड़ती हैं। हालांकि अगर कोई चीज़ नहीं है तो पैनिक मत होइए, आप जाइए, आपको उसके रिगार्डिंग डेफिशिएंसी मिलेगी और फिर आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 15 दिन के भीतर वो डॉक्यूमेंट बना करके जमा करना है। हालांकि आपको 15 दिन से ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप उनको मेल करिए और उनको बोलिए कि मुझे इतना दिन और चाहिए, तो आपको उतना दिन टाइम दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे टर्म्स और कंडीशन लिखे हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या बेसिक हमारे पास क्या क्या जरूरत चीज़ें हैं, क्या क्या हमें लेके जाना है, और अगर कोई चीज़ नहीं है हमारे पास तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वह है सारे एजुकेशनल जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उनकी सारी डिग्रियां, उनके मार्कशीट। जैसे कि सबसे पहला शुरुआत करूं मैं 10th से, तो 10th की मार्कशीट चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। सेम उसी तरह से 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। उसी तरह से ग्रेजुएशन का हमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। अगर एमएससी आप देना चाहते हैं, हालांकि वो जरूरत नहीं है, मेंशन भी नहीं किया है, तो आप एमएससी का भी दे सकते हैं। मैंने एमएससी का भी दिया था तो उन्होंने रख लिया था, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसी तरह से बीएड का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है फिर आपको डेफिशिएंसी मिल जाएगी, मार्कशीट भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए। दोनों में से अगर कोई एक भी मिसिंग है तो आपको वो डेफिशिएंसी दे देगा, बोलेगा कि आप 15 दिन के भीतर इसको जमा कीजिए। उसी तरह से सीटेट का जो हमारा मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है उसे आप दे सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें आप तैयार रखेंगे। साथ ही साथ अगर कोई अ, किसी पार्टिकुलर कैस्ट से बिलोंग कर रहा है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, और पीएच कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसका पीएच जो सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट्स आप तैयार रखेंगे, उनकी एक जेरोक्स कॉपी रखेंगे, और सारे सर्टिफिकेट्स पे
इनकी जेरॉक्स जो रहेगी सो उन पे आप सेल्फ अटेस्टेड लिख करके अपना साइन करेंगे और एक डेट देंगे। जिस डेट को डीबी है उस डेट वही डेट दे दीजिए आप, कोई इशू नहीं है, और अपना साइन कर दीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स में करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उसे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वह है ओरिजिनल DSSB का एडमिट कार्ड। ओरिजिनल DSSB जब आप एग्जाम देने गए थे तो वहाँ पे इन्विजिलेटर ने साइन किया हुआ वह एडमिट कार्ड चाहिए। हालांकि मेरे पास वह एडमिट कार्ड भूल गया था तो वह मेरे पास नहीं था। तो ई डोजियर का जब समय था भरने का, उस समय मैंने FIR कॉपी जो DSSB का एडमिट कार्ड है उसके साथ अटैच कर दिया था, जिसपे हमारा इन्वर्टर का साइन नहीं था। वो कॉपी मैंने प्रिंट आउट लिया और जो FIR कॉपी थी उसको ऐड कर दिया और दोनों को ऐड करके मैंने ई डोजर में भर दिया था। बाद में जब मैं DV के लिए गया तो मुझसे पूछा गया कि मैं इस FIR को कैसे मान लूँ। यह FIR तो कोई भी ला के दे सकता है, ये तो ऑनलाइन FIR है, इसमें किसी तरह का इंक्वायरी इंस्पेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो कोई भी इसको ऑनलाइन FIR लॉन्च करके उसको FIR की कॉपी ला सकता है और दे सकता है, मैं इसको कैसे मान लूँ। तो मैं वहाँ पे चुप रह गया, मैं ज़्यादा देर कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। मैंने बोला सर भूल गया था, मेरी इसमें क्या गलती है। तो उन्होंने फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला ठीक है आप एक अंडरटेकिंग लिख के दे दो। तो मैंने एक वाइट पेपर पे अंडरटेकिंग ऊपर लिख करके मैंने अपना सारा अंडरटेकिंग दिया कि मैं ही वो स्टूडेंट हूँ जिसने यह एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुआ है और मेरी ही हैंड राइटिंग है और मैं ही सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हूँ, और आप इसको कंसीडर करें और कुछ भी अगर फॉल्स पाया गया तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, मैं ही जिम्मेदार हूँ, वगैरह वगैरह मैंने अंडरटेकिंग लिख करके दे दिया। तो अंडरटेकिंग पे फिर मैंने अपने लेफ्ट थंब और राइट थंब के ऑपरेशंस दिए और फिर उन्होंने हैंड राइटिंग को जो अंडरटेकिंग मैंने दिया उस अंडरटेकिंग को उनके पास ऑलरेडी से एक फाइल रहता है जिसमें हमारी यानी कि कैंडिडेट की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेकर के रिजल्ट आने तक सारी जो आपने चीज़ें दी हैं वहाँ पे, ई डोजर भरा है, ई डोजर उनके पास ऑलरेडी रहता है। अब उनके पास एडमिट कार्ड आपका पहले से ऑलरेडी है, जो आपने एग्ज़ाम हॉल में जब आप कंप्यूटर के पास एक डिक्लेरेशन भरते हैं तो वह डिक्लेरेशन भी उनके पास था, तो उससे वो राइटिंग मैच कराते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमसे यही पूछा कि कैसे इसको मान लें। तो अपने सीनियर से उन्होंने पूछा कि जाओ उस अपने सीनियर से पूछ के आओ, कि नहीं एक अपने कलीग से बोला कि इसको ले जा कर के पूछो कि इस लड़के का जो ओरिजिनल DSSB का एडमिट कार्ड है वो भूल गया है और इसने FIR कॉपी इसमें अटैच किया है और हमें पहले से इंटीमेशन नहीं दिया था, और और एक अंडरटेकिंग भी दे रहा है, तो क्या इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या। तो फिर वो एक सर थे, उन्होंने गए अपने सीनियर से बात किया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि चलो ठीक है भूल गया कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि अंडरटेकिंग में जो राइटिंग है उसको आप अपने फाइल से मैच कराओ। फाइल में जो ऑलरेडी उस लड़के ने एग्जाम हॉल में जो अंडरटेकिंग या फिर जो सेल्फ डिक्लेरेशन भरा था उसमें उसकी राइटिंग मैच कर रही कि नहीं, थंब इम्प्रेशन मैच करा लो। अगर ठीक है ओके लग रहा है तो फिर उसको नोटिस डिफिशिएंसी नोटिस मत दो। तो मेरा सब चीज़ सही था, मेरा राइटिंग भी सेम था, मैच कराया उन्होंने तो सही पाया गया और थंब इम्प्रेशन भी सही ही था। तो सब चीज़ सही पाने के बाद उन्होंने इसके रिगार्डिंग DSSB एडमिट कार्ड जिसमें इन्विजिलेटर का साइन था वो नहीं रहने की वजह से एक नोटिस डिफिशिएंसी नोटिस दे देते हैं जनरली वो, लेकिन मुझे नहीं मिला क्योंकि इस तरह से मुझे इस तरह से बख्श दिया गया एक तरह से कहिए तो, क्योंकि मेरी उन्होंने सब चीज़ मैच की तो उन्होंने किसी तरह का इशू नहीं किया। हालांकि जो DV के लिए बैठे हुए स्टाफ रहते हैं तो उनके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, कुछ लोग दे देते हैं कुछ लोग नहीं देते हैं। कुछ जैसे कि मेरे केस में उन्होंने कंसल्ट किया, कंसल्ट करना उचित समझा अपने सीनियर से, और सीनियर ने सजेस्ट किया कि चलो ठीक है मैच करा करके अगर सब चीज़ ठीक लग रहा है तो डिफिशेंसी मत दो। तो मैंने इस केस में मैं बच गया। अगली जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वह है 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लेके जाएंगे। आपका पासपोर्ट साइज फोटो रहना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्टेंस फॉर्म है दोस्तों, ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी किस तरह का साइट दिखता है वो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म। ट्रिप्लिकेट में आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरना है, 3 कॉपीज लेनी है और अच्छे से सारा चीज़ उसमें भरना है। और उसके लास्ट में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का पेज होगा, 6 पेज की रहता है अटेस्टेशन फॉर्म, तो 6 या 18 पेज आपको प्रिंट आउट करने हैं।
और लास्ट के जो छठावां पेज होता है उसमें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, जिसको आपको एक गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। गेजेटेड ऑफिसर का वहाँ लिस्ट रहता है, 6-7 गेजेटेड ऑफिसर्स हैं जिनको आपको उनमें से किसी एक से करवाना रहता है। तो मैंने वीडियो से करा के ले गया था, और वहाँ पे उसकी मोहर वगैरह रहती है। और फोटो का साइज वहाँ पे जो बॉक्स दिया है उस बॉक्स के विद इन द बॉक्स हमारा फोटो का साइज रहना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि हमारा किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों अगला जो डॉक्यूमेंट है वह कहता है ऑफर ऑफ अपार्टमेंट लेके आना है। हालांकि अब इसे नहीं लेके जाएंगे, फिर भी आपको कोई इशू नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास रहता है। मैंने अपना प्रिंट आउट लेके चला गया था क्योंकि मेरे घर में पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो ऑफर अपार्टमेंट नहीं आया था, तो मैं वहीं से प्रिंट आउट लेके चला गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों NCTE सर्टिफिकेट वन। ये अगर आप नहीं प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों तो आपको डिफिशियंसी दे दिया जाएगा और 15 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको ये सर्टिफिकेट देना। आपने जिस कॉलेज से बीएड किया है उस बीएड कॉलेज का एक पार्टिकुलर NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का सर्टिफिकेट होता है। यह सर्टिफिकेट बताता है कि वह जो कॉलेज है जिससे आपने बीएड किया है वह नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से सर्टिफाइड है, एफिलिएटेड है। क्योंकि कोई भी कॉलेज बीएड की जो कोर्स है वो लॉन्च नहीं कर सकता, उसको पढ़ा नहीं सकता है। वही कॉलेज मान्य होगा जो NCTE सर्टिफिकेट्स जिसको मिला है। तो आपका अगर बीएड आपने उस कॉलेज से किया है जहाँ से आपका NCTE सर्टिफिकेट, जिस कॉलेज का NCTE सर्टिफिकेट नहीं है तो वो मान्य नहीं होगा। तो बेसिकली क्या होता है, NCTE सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आप इसके वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने से पहले आप ध्यान देंगे कि अपना जो भी बीएड का मार्कशीट अपलोड करना रहता है वहाँ पे, तो उसके साथ में जो कॉलेज का जो हेड है या फिर जो आपके HOD हैं बीएड डिपार्टमेंट के, उनसे लिखवा करके लेना है कि मुझे NCTE सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें वो साइन करेंगे। उस एप्लीकेशन को अपने बीएड के जो मार्कशीट हैं उसके साथ अटैच करके अपलोड करेंगे NCTE सर्टिफिकेट में। तो आपको अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ NCTE सर्टिफिकेट है तो कोई इशू नहीं है, आप लेकिन इसको लेके जरूर जाएंगे वरना आपको डेफिशिएंसी नोटिस मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप ओबीसी से हैं तो ओरिजिनल ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में NCL सर्टिफिकेट अलग से चाहिए, कट ऑफ डेट से पहले होना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि वैलिड NCL सर्टिफिकेट चाहिए, कट ऑफ डेट से पहले होना चाहिए। EWS कैटेगरी के हैं तो उसकी सर्टिफिकेट चाहिए हमें, लेटेस्ट EWS सर्टिफिकेट चाहिए। और आईडी कार्ड, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लेके जाना है। और इसमें एक चौथा अगला जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगला जो चीज़ है दोस्तों वह है वन लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज। हमको फोटो लेना है, 4x6 साइज का हमें फोटो लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको NOC लेके जाना है। मैंने वहाँ देखा दोस्तों कि बहुत सारे KVS के टीचर्स भी आए थे जो वहाँ से, हालांकि KVS में आप जब पढ़ा रहे हो तो आपको ध्यान होगा कि वहाँ से NOC जनरली नहीं दिया जाता है। तो एक सर थे जो कि ऑलरेडी NVS में KVS में पढ़ा रहे थे, तो KVS में उन्होंने मेल किया कि मुझे NOC चाहिए, मैंने DEET+B में एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, तो आप मुझे NOC दे दीजिए। तो उन्होंने NOC नहीं दिया। फिर उन्होंने बोला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे NOC चाहिए वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब पर भी नहीं दिया। तो उन्होंने मेल किया कि आप NOC नहीं दे सकते हैं, ऐसा मुझे मेल कर दीजिए। KBS को ऐसा उन्होंने बोला। तो KBS ने मेल किया उन्होंने कि मैं आपको इस ग्राउंड पे जो है नहीं दे सकता हूँ, मेरी पॉलिसी है, ऐसे जो भी है उन्होंने मेल किया कि आपको NOC नहीं दे सकता। तो DB के दौरान मैं भी वहीं पे था, वो मेरे बगल में ही थे। तो उनको NOC नहीं दिया गया था उनके करंट एम्प्लॉयर से। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी सारी जो कम्युनिकेशंस थी KBS के द्वारा मेल के थ्रू, वो सारी कम्युनिकेशन का प्रिंट आउट लेके वो आए थे और उन्होंने दिखाया कि ऐसे ऐसे मैंने मेल किया कि मुझे NOC चाहिए बट उन्होंने नहीं दिया। तो आप बताइए क्या कर सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं इसमें कर सकता, NOC वो दे ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने फिर से अपने बॉस से जाके बात की। उन्होंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं, वो उन्होंने दिखा रहे हैं कि KVS जो है वो कह रहा है कि हम NOC नहीं दे सकते हैं, तो ठीक है कोई इशू नहीं है, आप इनको डिफेंसिव मत दीजिए, इनको ऐसे ही आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेडिकल के लिए आ गए उनको फॉरवर्ड कर दिया गया। तो आप ये मस्ट लेके जाएंगे। मैं ये लेके नहीं गया था क्योंकि मैं भी करंटली अभी PSU में काम कर रहा हूँ, तो मैं NOC लेके नहीं गया था। तो मुझे डिफिशियंसी मिल गई। मैं दिखाता हूँ आपको डिफिशियंसी किस तरह से वो तुरंत आपको दे देते हैं। उसी दिन आपको डिफिशियंसी का मेल आ जाएगा और आपसे वो रिसीविंग ले लेंगे, NOC डेफिशिएंसी नोटिस पे आपका रिसीविंग ले लेंगे कि हाँ आपने डेफिशिएंसी नोटिस देखा है, और आप 15 दिन के भीतर आप जो NOC सर्टिफिकेट है वो ला के देंगे। तो तो दोस्तों ये 15 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका पास अगर नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको डिफिशियंसी दे देंगे और आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा और आपको 15 दिन के भीतर आपको वो सारी चीज़ें करनी रहेंगी। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरी डिफिशियंसी किस तरह से थी।
तो दोस्तों लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली का साइट है edudel.nic.in, जिस पे आप आरआर एंड रिक्रूटमेंट में जा करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स, एक्सेप्टेंस फॉर्म्स और अटेस्टेशन फॉर्म्स और डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और वहाँ से आप सारा चीज़ कर सकते हैं। और पब्लिक सर्कुलर्स में जाएंगे तो आपके ऑफर ऑफ एडवर्टाइजमेंट इशू किए होंगे मेमोरेंडम, तो वहाँ से आप उसको खोल करके उसका पीडीएफ निकाल करके प्रिंट आउट ले सकते हैं, जो भी आपका उसमें ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर जिस पेज में होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डीवी होता है हमारे टीजीटी नेचुरल साइंस के पोस्ट कोड 35/21 में। तो दोस्तों ये मेरा डिफिशिएंसी मेमो का नोटिस था, जिसमें कुछ इस तरह का डिफिशिएंसी दिया गया कि डियर शंकर, आपका जो नॉमिनेशन है वो डीडब्ल्यूएसयू के द्वारा टीजीटी पोस्ट के लिए किया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कुछ डिफिशिएंसी पाई गई जो कि इस तरह से हैं। तो क्या पाया गया, एनओसी चाहिए उनको हमारे करंट एम्प्लॉयर से। तो 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया है, 15 दिन के भीतर मुझे जमा करने जाना है। आज है 25 दिसंबर, तो मुझे 30 दिसंबर को लास्टली वहाँ पहुँचना है। 30 दिसंबर को मेरा 15वां दिन होता है, तो वहाँ पहुँचना है। हालांकि अगर मेरे को अगर इस 15 दिन के भीतर 30 दिसंबर से पहले एनओसी नहीं मिलता है यहाँ से, तो मैं उनको मेल करूँगा कि मुझे थोड़ी डिले हो रही है, तो मुझे थोड़ा और दिन की रिक्वायरमेंट है। तो वो मेल में कुछ रिप्लाई देंगे और फिर मैं उस मेल को दिखा सकता हूँ वहाँ पर पे, और फिर मैं उसी जगह पे जा करके इस डेफिशिएंसी मेमो को क्लियर करूँगा और साथ में वो तुरंत हमें मेडिकल के लिए दे सकते हैं। एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो लोग अभी करंटली किसी जगह पे काम कर रहे हैं और जिनको एनओसी देना है, तो एनओसी देने से क्या फ़ायदा होता है कि एनओसी देने के बाद अगर आप एक व्हाइट पेपर में एग्जाम्पशन लेटर लिख दें कि मैं करंटली किसी जगह काम कर रहा हूँ, तो मुझे मेडिकल के लिए और जो भी पुलिस वेरिफिकेशन है उसके लिए छूट दी जाए, तो वो तुरंत छूट दे देते हैं और आपको मेडिकल के लिए फिर से भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि मेरे केस में भी यही होगा। जब मैं एनओसी दूंगा और मैं एक एग्जाम्पशन लेटर लिख के दूंगा, तो वो मुझे मेडिकल के लिए नहीं बुलाएंगे, डायरेक्टली मुझे पोस्टिंग ऑर्डर दे देंगे कि फलाना स्कूल में आपका पोस्टिंग है। एक बताना चाहता हूँ दोस्तों कि डिक्लेरेशन और उनके जो फॉर्म्स होते हैं उनमें ये भरना रहता है कि आप कहाँ पे स्कूल चाहते हैं, जो आपके अभी जो करंट लोकेशन है जहाँ पे आप रिसाइड कर रहे हैं वहाँ से कितना दूर कैलकुलेशन करते हैं वो कि कितना दूर आपकी स्कूल की रहेगी। तो आप अगर जिस जगह पर रह रहे हैं उसके आसपास का स्कूल का नाम देंगे तो वो अपना डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और उस हिसाब से आपको आसपास का ही आपको स्कूल दे दिया जाता है। तो मैंने आसपास के स्कूल को, हालांकि मैं उधर नहीं रहता हूँ, लेकिन मैंने अपने मन से किसी का स्कूल का दिल्ली में दे दिया। अब उसी के आसपास मुझे लगता है कि पोस्टिंग ऑर्डर मेरा जनरेट होगा। तो ये पूरा एक्सपीरियंस था दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार करके रखें, अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको आप बनवा लें और इस तरह से अपना डिफिशिएंसी आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारा डीबी का एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। अगर किसी तरह का आपके मन में सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर से उसका जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।